नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और एनटीपीसी की इस साइंस के क्लासेस की सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत वर्क को पढ़ने वाले हैं। इसमें केवल वर्क नहीं होगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों को हम लोग डील करेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए क्वेश्चंस है वैसे ही क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जो रेलवे का एग्जाम होता है, एनटीपीसी बोल लो, एएलपी बोल लो, ग्रुप डी बोल लो, जेई बोल लो, टेक्नीशियन बोल लो, सभी में आपको समान स्तर के साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी एक स्टेज पे ऐसा नहीं होगा कि साइंस एकदम ज़्यादा बहुत खतरनाक तरीके से पूछा जा रहा है या एकदम इजी पूछा जा रहा है। हो सकता है शिफ्ट वाइज मॉडरेट, इजी और हार्ड लेवल में पूछा जाए, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है सभी में समान रहता है। तो केवल एनटीपीसी लिखा है तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। आप एएलपी का भी दिलाओगे पेपर तो एएलपी में भी काम आ जाएगा, आपके टेक्नीशियन में दिलाओगे वहां भी काम आएगा, जेई में दिलाओगे वहां भी काम आएगा, साथ में एनटीपीसी में भी काम आएगा ही आएगा। और अदर जो भी एग्जाम आप टारगेट करते हैं वहां भी ये सारी चीजें आती है काम में। ठीक है, तो आपकी मेंटेलिटी जो पहले से बने रहती है कि पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग पढ़ाई करें, अच्छी बात होती है। लेकिन एक सर्टेन जो सब्जेक्ट होता है ना, साइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे वो टेक्निकल वाले हो या नॉन टेक्निकल वाले हो, सब में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सभी के लिए कारगर रहेगा। तो बिना शंका के आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लासेस लगातार नहीं आ पा रही थी, उससे कुछ इशूज है, कुछ बोल सकते हैं कि बेसिकली अभी मेरा ही कुछ दिन पहले थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, इस वजह से क्लासेस लगातार नहीं आ पा रही थी। तो इस वजह से ब्रेक हो गया था। कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे या मैसेज कर रहे थे कि सर क्यों क्लासेस नहीं आ रही। क्लासेस ना आने के कारण ये थी, तो इस वजह से ब्रेक कर दिया गया था और अब ये कंटिन्यू चलना चालू हो जाएगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो अब वर्क को हम लोग को पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? तो पहले तो आपको भी ये वर्क मालूम होना चाहिए, वर्क है क्या, कार्य है क्या। तो कार्य सिंपल सा चीज है, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो और वो उसी दिशा में, लगाए गए बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका, तो उसी को हम लोग किया गया कार्य मानते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य को शून्य माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। और आप फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वर्क पीछे की ओर हो रहा है, वर्क पीछे, वर्क बोलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर हो रहा है, मतलब मैं इधर की ओर लगा रहा हूं बल और मेरा वस्तु जो है इधर की ओर आ रहा है, तो अब ये नेगेटिव वर्क कहलाता है। तो आपका पॉजिटिव वर्क भी होता है, नेगेटिव वर्क होता है और शून्य वर्क होता है। शून्य कब? जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब आप बल लगा रहे हो और ये आगे की ओर जा रहा है, वस्तु आगे की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन आप जब बल लगा रहे हो पीछे की ओर आएगा तो नेगेटिव वर्क होता है। तो 3 प्रकार के वर्क होते हैं। स्पेशली डिपेंड किस पे करता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो पॉजिटिव होगा, पीछे है तो नेगेटिव होगा और एक ही जगह स्थिर है तो शून्य होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होता है, वैसे वर्क भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। क्लियर है? और इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, इसी तरीके से आप बाकी सभी चीजों को पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके की न केवल साइंस को बल्कि आपके बाकी सभी सब्जेक्ट, रीजनिंग हो, जीके हो और साथ में मैथ्स हो, उनको पढ़ाया गया है। ठीक है, 799 रुपए पर वो अवेलेबल है कोर्स, आप उसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पर है, आसानी से कोई भी उसको परचेस कर सकता है। और जिनको लगता है कि उतना भी हमारे लिए वैलिड नहीं है, हम उतना भी परचेस करने के लिए पैसा नहीं दे सकते सर, तो ये आपको जो सीरीज चल रही है इसमें से भी आपके लगभग बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को बनाते हैं। तो अब इसमें क्या बोला, कितना बीच का कोण होना चाहिए? सर ये कोण कहाँ आया?
तो अभी मैंने आपने बताया वर्क बल लगाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो क्या होता है, कार्य हो जाता है। लेकिन एंगल कैसे है, एंगल आता है कब, अभी समझाता हूं आपको। अभी मैंने बोला ना, बल मैंने लगाया, वस्तु इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मेरे लगाया गया बल भी इसी डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये एक रेखा है, इधर ही बल लग रहा है और इसी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है जी, एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में बन रहा है आपका 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ये फोर्स भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो 0 डिग्री का एंगल, तभी 0 डिग्री होगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको याद होना चाहिए। 0 टू 180 डिग्री तक या 90 डिग्री तक भी याद रखोगे, काम चल जाएगा, बस पलट लेना 90 डिग्री के बाद में। तो 0 से 90 तक में आपको मालूम होना चाहिए कि cos की वैल्यू क्या क्या होती है, 1 होती है, 3/2 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, एंड देन 0 होती है। तो 4 वैल्यू आपको, 5 वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है, ठीक। तो 0 डिग्री जैसे बनाएगा तो ये F इंटू डी आ जाएगा आपका, तो ये आपका एक्चुअल वर्क का फॉर्मूला होता है ये एंगल के लिए, और बिना एंगल के है तो आप नॉर्मल इस फॉर्मूले से आंसर ला सकते हो। तो F इंटू डी से मालूम चलना था। अब इसमें बोला विस्थापन और बल के बीच में क्या एंगल होगा, कब बोल रहे हैं, जब 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल का कार्य करना पड़ता है तब। अब आपने एक बोलोगे कि एक ही डायरेक्शन समझाया, ठीक है। अगर मैं बल इधर लगा रहा हूं और विस्थापन इधर होने लगे, जैसे किसी ऐसे स्लोप वाले एरिया पर आप बल लगाकर किसी चीज को चढ़ा रहे थे, पीछे की ओर आने लगे, तो ये 180 डिग्री पर लगने लग जाएगा आपका क्या एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कैसे सर, फोर्स मैंने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हुआ, तो हुआ ना, ये फोर्स इधर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा था, अब एंगल कितना होगा सर, अभी भी तो एक ही लाइन पर था लेकिन 0 क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में था ना, एक ही डायरेक्शन में था, पैरेलल हो जा रहे थे दोनों का डायरेक्शन एक ही था, समानांतर थे। लेकिन अभी अपोजिट डायरेक्शन में तो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये एफ आ रहा है, जाना इधर चाहिए था, जा इधर रहा है, तो ये 180 डिग्री पर आता है और नेगेटिव वर्क होना चालू हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री पर उसका मान -1 होता है, +1 ना होकर -1 होता है, इसलिए। ठीक है सर, 0 कब हो जाएगा, तो प्लस और माइनस आपने बता दिया। 0 कब हो जाएगा, जब आप फोर्स इस पर फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे 90 डिग्री पर हो रहा है, लंबवत जब हो, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये हो और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये कब होगा, जब आप किसी चीज पर ऐसे फोर्स लगा और प्रेशर के कारण ऐसे ऊपर चढ़ने लगे, तब ये वाला होता है, तब किया गया कार्य शून्य हो जाता है आपका, क्योंकि एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू शून्य, तो F इंटू डी कितना भी करो, अगर 0 मल्टीप्लीकेशन में तो कार्य भी शून्य होता है। समझ में आया होगा ये सब एंगल वाला चीज, अगर नहीं आया होगा तो एक बार दोहरा कर देख लेना। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो उसने बोला एक वस्तु था, ठीक है, ये वस्तु था, इस पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा था, ठीक है, 20 न्यूटन का बल लगा रहा था, ठीक है, इसको 2 मीटर तक, मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक 2 मीटर तक ये विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल गया, ये फोर्स मेरे को मिल गया है। तो यहां से यहां तक ये 2 मीटर विस्थापित करने पर वस्तु जब यहां पर आएगा चलकर ऐसे, तो ये 20 जूल का कार्य करता है, तो वर्क बराबर मैंने बताया था एफ डी, और मुझे पूछा है कोण बोला है, तो मैं एफ डी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लूंगा। मेरा वर्क बता दिया है उसने 20 जूल, फोर्स बता दिया 20 न्यूटन, डिस्टेंस बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दो, और कॉस थीटा चाहिए मुझे। 0, ये 20 और 20 कैंसल, ये 2 कॉस थीटा बचेगा, 2 को इधर मैं पक्षांतर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अगर सिंपल आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो दिख रहा होगा, ये 1/2 कॉस के फॉर्मूले में किसका आंसर होता है, ये कॉस होता है आपके 60 का, तो एंगल कितना आ जाएगा आपका डायरेक्ट 60 डिग्री। अगर ये आपको आता है, तो नहीं आता तो इसको और बनाने का क्या तरीका है, कॉस बस को उधर पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 1/2, ये किसके बराबर है, एंगल थीटा के बराबर, और कॉस इनवर्स 1/2 का मान भी होता है 60 डिग्री, केवल डिग्री में, यहाँ से आप चेंज करोगे तो डिग्री आता है, लेकिन इसके लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। आपको कैलकुलेटर मिलता है रेलवे के एग्जाम में साइड में विंडो में, बट उतना आपको समय नहीं रहता कि आप उस पर सब चीज कैलकुलेशन को करते बैठे रहो, इसलिए डायरेक्ट इसको क्या करना, वैल्यू पुट मेथड से, मतलब आपको वैल्यू याद होना चाहिए, उस मेथड से बना लेना। ठीक है, तो 60 डिग्री वो एंगल होगा जिस पर ये क्या करेंगे, 60 डिग्री के एंगल पर ये 20 जूल का कार्य करने पर और 20 न्यूटन का बल लगाने पर 2 मीटर तक वस्तु विस्थापित हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगा। चलो, कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, काफ़ी होगा आपके लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर से अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। सिंपल सा चीज़ था यार। उसने क्या बोला,
12 किलो का सामान है, उसको जमीन से उठाता है 1.5 मीटर की ऊंचाई तक, 1.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, मान के चलो यहाँ से ये इसने यहाँ तक उठा दिया 1.5 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, 12 केजी का सामान था, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। अब सिंपल सी चीज है, लॉजिकल चीज सोचो, अगर आप किसी वस्तु को उठा रहे हो तो कहाँ, ऊपर की ओर उठा रहे हो, तो बल भी किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऊपर उठाने के लिए बल इसी डायरेक्शन में लगाओगे तभी ऊपर की ओर उठेगा, तो अभी भी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। कोई ये मत सोचना ना कि सर बल ऐसे लगाएंगे वस्तु पर और ये ऐसे उठ जाएगा, नहीं, आप कभी भी ऐसे वस्तु पर इधर बल लगाते हो और ये उठता है क्या, सामान जो आपको सर के ऊपर रखना नहीं उठता है, आप ऊपर ही लगाते हो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा, तो आपका F इक्वल टू एफ डी, सॉरी W इक्वल टू एफ डी ही आएगा, इतना ही कार्य आएगा। तो जितना वजन है उतना ही बल लगाना पड़ेगा, जितना वजन है उतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो वजन क्या है, तो ये वजन नहीं है भैया, ये 12 केजी वजन नहीं है, 12 केजी उसका मास है, क्या है, मास, तो मास है, तो वजन क्या होता है सर, वेट, W, कैपिटल W, वेट आपका होता है mg, क्या होता है mg, m क्या है यहाँ पर, मास है जो कि 12 केजी, और g क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान यहाँ पर कितना लेने बोला है, 10 लेने बोला है, यहाँ पर s आएगा, ठीक है 10, तो इसका वैल्यू 10 लो। अब ये आ गया 120, ये जो 120 आया ना भार, 120 न्यूटन, यही वजन, वजन जो होता है, भार जो होता है न्यूटन में होता है, क्योंकि बल होता है, ठीक है। तो 120 न्यूटन का जो बल लग रहा है, जो भार लग रहा है, उसको आपको 1.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है। तो अब इसमें आपका आया 120 न्यूटन, ये इसको कितने हाइट तक उठाना है, 1.5 मीटर की हाइट तक उठाना है। अब वर्क आप बता पाओगे, कितना बता पाओगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, जिनको नहीं आता उनके लिए समझा रहा हूँ, 10 हटाए तो 0 और 0 कैंसिल, 12 दूनी 15 दूनी 30, और उसमें आया 3, 15 कम 15 और 3 18, 180 जूल कार्य का मात्रक जूल होता है, याद रखना है आपको, तो 180 जूल का कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया, इस तरीके से इसको बनाना, ठीक। हर चीज़ों को मैं एकदम इजीली डीपली समझाते चल रहा हूँ, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ चीज़ों को, आप दोहरा कर रिपीट करके कहीं पर भी आपको लगे कि यहाँ पर नहीं समझ में आया तो देख लेना। तीसरा प्रश्न, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करो। इन एन एरोप्लेन covers a distance of 4000 meter and the work done is 20,000 joule, find the force applied। सिंपल सा था, वर्क पूछ रहा है आपको, क्या दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 4000 मीटर, वर्क बता दिया, अच्छा वर्क पहले से बता दिया है, तो वर्क की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहा, आपको फॉर्मूला ये पता है, FD होता है, ये 20,000 आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालने बोल रहे हैं, बल ज्ञात करने बोल रहे हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, 000 कैंसल, ये 5 बार गया, तो ये 5 आया, बल का न्यूटन होता है मात्रक, तो 5 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एनटीपीसी या फिर रेलवे के सारे एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे ज्यादातर। अगला प्रश्न, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी किसी पॉइंट पर, किसी हाइट पर, वो ब्लैंक में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में, तो अभी मैंने बताया किसी वस्तु को अगर आप ऊपर उठा रहे हो तो उसके वजन के बराबर भार लगता है, और वजन जब मैंने बात किया था तो क्या था, mg, और ये g क्या था, गुरुत्वीय त्वरण, यही तो हमको नीचे की ओर खींच कर रखता है, इसी के, इसका मान अलग अलग होता है खैर, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण से क्या आता है, गुरुत्वीय बल आता है, गुरुत्वाकर्षण बल आता है, और इसी के कारण हम लोग क्या रहते हैं, जमीन से चिपक कर रहते हैं, और जब चिपक कर रहते हैं तो जमीन से जब आप किसी चीज को ऊपर उठाओगे मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत आप काम कर रहे हो, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, तो और उसी के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तो उतना ही काम कर पाओगे। मतलब वो किसी सर्टेन, जैसे कि ये पानी का बॉटल है, इसका सर्टेन कुछ वेट होगा, इस वेट से मैं बल लगाकर ऊपर उठाऊंगा तो केवल बल बस नहीं लगा रहा हूं, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम कर रहा हूं, तब ऊपर उठा पा रहा हूं। तो ये जो कार्य होता है किसके अगेंस्ट होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, और किसके लिए, उस वस्तु को उठाने के लिए, ठीक है, ठीक। तो क्या लिया, किसके रूप में परिभाषित किया जाएगा, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में बताओगे, हाँ यही तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने के रूप में आप इस गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित करोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी एक पॉइंट पर रुकी हुई ऊर्जा ही पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब हाइट में इसको लेते हैं, मेजर करते हैं, तो mgh के फॉर्म में करते हैं, तो राइट आंसर ए होगा। अगला, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो।
द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट irrespective of the force applied on it will be zero if its displacement, अभी मैंने बताया था क्या, डिस्प्लेसमेंट अगर शून्य हो जाए तो उस पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है तो उसका वर्क भी नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होता है, उदासीन कभी भी नहीं होगा, तो शून्य होता है जब डिस्प्लेसमेंट शून्य, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी, यही जीरो हो गया तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, द कैपेसिटी, ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन क्या कहलाता भी है, क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है ना आपके अंदर, ये जो क्षमता कहलाती है वो आपका कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका पावर, सॉरी पावर बोलता है, वो तो दर होता है, रेट होता है, एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी। समझ में आया, सिंपल सी चीज से समझा देता हूं, ये एनर्जी, सॉरी एनर्जी एंड पावर में बहुत कंफ्यूजन होता है। पावर, एनर्जी, पावर क्या है, मेरे अंदर बहुत शक्ति में कब बोलूंगा, जब मैं किसी काम को ना स्पीड से कर पाऊं। अगर मैं 5 लीटर का कोई गैलन है पानी का, उसको मुझे तीसरे मंजिल पर पहुंचाना है और उसको मैं 1 मिनट के अंदर पहुंचा दूं, तो मेरे अंदर पावर है, ज्यादा है मेरे अंदर। मेरा दोस्त भी ला सकता है, लेकिन मेरा दोस्त मान के चलो 5 मिनट में ला रहा है तीसरे मंजिल पर, तो उसका पावर, उसकी शक्ति कम है। क्यों, क्योंकि शक्ति को हम लोग मेजर करते हैं आप कितनी जल्दी काम को कर रहे हो। तो एनर्जी क्या है सर, एनर्जी आपका होता है कि भैया आप कितना ज्यादा काम कर रहे हो। मैंने 5 गैलन का एक लाया, लेकिन मैं 2 ही गैलन ला पाया, 1 मिनट में ला पा रहा हूं, मेरे अंदर पावर ज्यादा है, मैं 1 मिनट में ला पा रहा हूं, लेकिन मैं 2 ही गैलन को ला पाया, 2 बार ही ला पाया। लेकिन मेरा दोस्त भले वो 5 मिनट में 1 गैलन ऊपर ला रहा था, लेकिन वैसे ही 5 गैलन वो 5 बार ला पाया। तो एनर्जी किसके अंदर ज्यादा थी, मेरे दोस्त के अंतर्गत की, वो जो 5 बार गैलन को ला पाया, मैं 2 बार बस ला पाया। लेकिन मैं 1 सेकंड में ला पाया, तो मेरे अंदर पावर ज्यादा है। समझ में आया, 1 सेकंड बोलता है, 1 मिनट में, 1 सेकंड में तो नहीं ला पाएंगे, 1 मिनट में ला पाया तो मेरे अंदर पावर ज्यादा है। तो कार्य करने की जो दर होती है, दर, रेट जो होता है वो पावर कहलाता है, और जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी कहलाती है। तो कैपेसिटी पूछा था, क्षमता पूछा था, तो क्या कहलाएगा, आपका एनर्जी कहलाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, वन मिनट। शायद हैंग मार गया स्मार्ट बोर्ड, ज़्यादा पढ़ते पढ़ते जैसे हम लोगों का माइंड होता है वैसे ही इसका भी हाल हो गया है लग रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। तो जितनी चीज़ मैंने आपको समझाई तो समझ लेना। तो कार्य क्या, आप जितना बल लगाओगे और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपका वर्क कहलाता है। आप किसी कार्य को कितने जल्दी कर रहे हो वो आपका पावर, दर जो होता है, शक्ति कहलाता है। और आप किसी कार्य को कितना ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, आपकी क्षमता, वो आपकी एनर्जी कहलाती है। तो पहले कार्य को समझना जरूरी होता है, देन कार्य से ही आपके कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा, एनर्जी कहलाती है, और कार्य करने का दर जो होता है पावर या फिर शक्ति कहलाता है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत चालू करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ आया था हम लोग? 7वें नंबर। छठवां तो हम लोगों ने कर लिया था, 7वां। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो वर्क इज डन। तो किस, इन चार स्टेटमेंट में से, चार ऑप्शन में से किसमें काम नहीं हो रहा? काम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होनी चाहिए, डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब मैं किसी वजन को ऐसे उठा कर रखा हूं, वो ये नहीं बोल रहा कि जमीन से उठा रहा है, उसने बोला कंधे पर रखा हुआ है। तो कंधे पर जब रखा हुआ है उसके बाद वो खड़ा ही है, तो क्या कोई कार्य होगा? क्या, ना वो चल रहा है ना बैठ रहा है। तो जब भी कोई आदमी स्टैटिक पोजीशन पे हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। तो कार्य कहाँ नहीं किया जा रहा? ऑप्शन नंबर ए में नहीं किया जा रहा है। बाकी तीन को भी देख लें। सचिन 4 किलोमीटर चलता तो चल रहा है, तो कार्य तो होगा ही। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ठीक है किसी बस से किसी कार तक, तो भैया सामान को उसने अपने सर पर उठाने पर भी काम किया होगा, और फिर अपने आप को लेकर जा रहा है उसने दूर तक, तो भी काम कर रहे हो, तो यहाँ काम हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर तो काम हो रहा है, खेलना एक कार्य है, वर्क है। कहाँ पर नहीं हो रहा? खड़े रहना कोई कार्य नहीं हो जाएगा जी। बाकी सब चीजों में कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी होगी, वर्क लगेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट था। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज। ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। इसको मैंने पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रखा है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे 8वें नंबर के क्वेश्चन का। 9वां देखते हैं, कार्य क्या कहलाता है? अभी इसको भी बताना पड़ेगा क्या? इतने देर से हम लोग इसका वो पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना 8वें और 9वें नंबर का आंसर, ठीक है। चलो पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उससे जवाब ले लेते हैं। आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हुए हैं पहले से, ठीक। आप लोग का प्यार लगातार मिल रहा है, इस सीरीज को ऐसे ही बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट जिनके लिए भी ये कारगर साबित हो और पढ़ने की इच्छुक हो उन तक ये पहुंच सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि इसका फायदा बाकी लोग भी उठा पाए। फोर्थ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फोर्थ में क्या क्या चीज़ों को देखा है उसको देख लेते हैं। फोर्थ से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ, कनेक्टिविटी का इशू है क्या? ओपन नहीं हो रहा पा रहा सर, देख लेंगे उसमें आगे चल के। नेटवर्क कनेक्टिविटी का दिक्कत आ रहा है सर। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह खाली स्थान करता है। क्या करता है? व्हेन अ मैन पुश अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा तो कार्य क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं, तो नो वर्क एट ऑल। मैं अगर धक्का दे रहा हूँ, दीवार अगर विस्थापित नहीं हुआ तो क्या होगा? विस्थापन शून्य, तो वर्क भी शून्य, कार्य भी शून्य। अगला, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द वर्क डन बाई अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या फिर अप्लाइड फोर्स लागू बल पर। तो किस पर डिपेंड नहीं करता? तो फॉर्मूला से तो सिंपल क्लियर है, W इक्वल टू मैंने बढ़ाया था एफ डी कॉस थीटा। तो एंगल पर तो कर रहा है, हाँ करेगा, तो ये तो कर रहा है। फोर्स पर कर रहा है तो हाँ लागू बल पर करेगा। डिस्प्लेसमेंट पर कर रहा है तो विस्थापन पर करेगा। किस पे नहीं कर रहा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक वेग। वेग का कोई लेना नहीं देना नहीं है वर्क से, कार्य से, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। अगला, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूले में हम लगा सकते थे 2000 जूल, 4000 न्यूटन का बल, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये 2 बार में जा रहा है सीधा, तो 1/2 इक्वल टू डी। 1/2 को हम लोग 0.5 बोल सकते हैं, 0.5 मीटर। अगला, ऐसे ही आते हैं। अगर कोई आपको लग रहा होगा कि इतना सरल क्या एमसीक्यू आता है, इतने सरल क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसी लेवल के आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना। अगला है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? अभी मैंने दर बोला, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका समय, जहां पर आया तो शक्ति कहलाएगा, और अगर कैपेसिटी बोले तो एनर्जी होता है। अगला, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होती है? इफ अ फैक्टर डज वर्क W इन टाइम T देन इट्स पावर इज। कार्य करने की दर बोला था, रेट बोला था, तो पावर कार्य करने की दर समय T समय में अगर कोई कार्य W कंप्लीट हो रहा है तो वो आपका पावर कहलाता है। W कार्य होता है, पावर P क्या होता है? कार्य, वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन T, कार्य बटे समय। समझ में आया? शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र
सिंपल सा चीज है। इसी को फिर अलग से और पूछा गया है। अब ये दो तरीके से क्यों लाए, क्योंकि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। जब टी और डब्ल्यू देकर पूछे तो आप कैसे बता पाओगे, और सिंपल सूत्र पूछे तो कैसे बता पाओगे। तो दोनों के अपने अलग अलग अर्थ थे, दोनों तरीके के क्वेश्चन आप देखे रहोगे तो आपके काम में आएगा। तो शक्ति का सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ पावर इज तो पी बराबर क्या, कार्य बटे समय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, और इसके अलग अलग आपके मात्रक होते हैं। इसका वाट मात्रक होता है, मेगावाट होता है, किलो वोल्ट होता है, ठीक है, और आपके यूनिट में होता है 1 किलोवाट आवर यूनिट। ये सब किसके मात्रक है, एचपी होता है, इसका मात्रक है, पावर का मात्रक होता है सिर्फ, ठीक है, याद रखना। अगला, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, पावर। तो आपको अभी मैंने बताया, कुछ नहीं समझ में आए, पी बराबर क्या पता होता है, W/T। वर्क कहीं पर दिया है क्या, नहीं दिया है सर, टी दिया था, टी आपको पता है, बाकी नहीं पता। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है क्या, F/D, यही तो होता है। डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट शब्दों में नहीं दिया, लेकिन उसने बताया 15 सेंटीमीटर हो किसकी, सीढ़ी की ऊंचाई, और कितना सीढ़ी चल रहा है, 50। तो भैया डी क्या निकल जाएगा मेरा, 50 सीढ़ी चलता हूं जिसकी प्रत्येक की ऊंचाई 15 है, तो कितना हो जाएगा, 450। तो 450 तो डिस्प्लेस्ड हो गया अपनी जगह से, 450, और किसमें, सेंटीमीटर में होना, लेकिन हमें हर चीजों को किसमें लेना होता है, एसआई मात्रक में। तो बटे 100 कर दो तो किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। बल दिया क्या, बल नहीं दिया है, क्या दिया उसने, 40 किलोग्राम दिया है, ठीक है। वेट दिया है, मास दिया, सॉरी वेट नहीं, मास दिया है। और सीढ़ी की ऊंचाई बोल रहा है, तो सीढ़ी की ऊंचाई मतलब ऊपर की ओर चल रहा है, और जब भी ऊपर की ओर जाओगे तो क्या लगता है आपका, भार, भार, भार के बराबर आपका बल लगता है। मतलब F यहां पर क्या निकल के आएगा हमारा, mg आएगा, mg, जो कि m इंटू ए होता है, ए भी एक्सेलरेशन होता है, जी भी एक्सेलरेशन। यहाँ पर m इंटू जी आएगा। m क्या है हमारा 40 किलोग्राम, जी क्या है हमारा, क्या लेने बोला है, 10 लेने बोला है। ये देखो 10 लेने बोला है तो हम 10 लेकर चलेंगे। तो कितना हमारा आ गया फोर्स, 400। मेरा फोर्स कितना आ गया, टोटल, टोटल मेरे फोर्स की वैल्यू आ गई 400। कितनी आ गई, 400। अब आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ भैया, ये आ गया मेरा 400, सॉल्व करो। तो ये 00 तो सिंपल पहले ही कट गया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17, 18, 1800। ये कितना आया मेरा वर्क, ये वर्क है ना, वर्क 1800, 1800 जूल। तो 1800 जूल का मुझे वर्क करना पड़ रहा है, मुझे मतलब मोहन को 40 किलोग्राम वस्तु को लेकर ऊपर चढ़ने पर, सॉरी वस्तु बोलता हूँ, उसका खुद का वेट है 40 किलोग्राम, तो अपने आप को ऊपर ले जाने पर इतना उसको वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कितने समय तक कर रहा है वो, 10 सेकंड तक। तो पावर कितना आ गया, 180, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। और इसी वाट के रूप में अगर नहीं देता तो 180 वाट आपका आना चाहिए आंसर। कई बार कुछ गलत तो नहीं करती कैलकुलेशन में, देख लेते हैं। अच्छा 15 पंचे 75, ओके 45 लिख दिया था मैंने, ये हमारा 75 होगा, क्या होगा, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 75 था ये, 30, 3000, 3000 बटे 10, कोई दिक्कत नहीं, 300, ठीक है। तो ये 300 वाट हो जाता है, 300 वाट। कैलकुलेशन में वहां पर मिस्टेक था, इस वजह से रॉन्ग आंसर आ रहा था। अब ये 300 वाट आंसर आपको वाट में दे सकता है, और वाट को और क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड। क्यों, क्योंकि कार्य का जूल मात्रक होता है, समय का सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को भी हम लोग वाट ही बोलते हैं। तो अगर वाट ना दे, जूल पर सेकंड दे, तो भी वो राइट आंसर होगा, याद रखना। किसके लिए, पावर के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। द नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो क्या होता है, बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, क्या कहलाता है वो। अब सिंपल सी चीज है, कार्य, कार्य आप जानते हैं बल गुना विस्थापन होता है, सर ये तो आता नहीं है, वेग तो आएगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। एनर्जी सर आपने पढ़ाया था, एनर्जी कार्य ही करने की क्षमता, और कार्य और क्षमता दोनों बराबर होते हैं, कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितनी ऊर्जा उतना कार्य। शक्ति क्या था, तो सर शक्ति मैंने बताया कितना जल्दी आप काम करते हो, लेकिन काम करने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए ही, तो जितना एनर्जी रहेगा उतना काम। जैसे मैंने बोला ना, मेरा दोस्त 5 गैलन पानी ऊपर ला रहा है, उसके पास उतनी एनर्जी है तो उतना ही काम करेगा। मेरे पास एनर्जी कम था, बस मेरा गति ज्यादा था, तो पावर था। त्वरण, द्रव्यमान गुना, सॉरी द्रव्यमान बोलता हूँ, ये तो वेलोसिटी चेंज होता है समय के साथ, तो ये त्वरण कहलाता है। तो इसमें भी तो आएगा नहीं, तो इसमें तो फोर्स ही नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये नहीं बचा, बचा क्या, सीधा पावर। आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो अगर आप ये सब समझते हो तो। अगर नहीं, एक्चुअल में कैसे आता है तो ये समझ लो। P बराबर क्या होता है, अभी मैंने तो W/T,
W आपका क्या होता है, ये होता है F इंटू डी अपॉन टी, और D क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी आपका होता है डी अपॉन टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार अगर चेंज हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है किसी वस्तु के, तो वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो इस वैल्यू को मैं वेलोसिटी ले सकता हूँ, तो एफ इंटू क्या हो गया, ये वी आ गया, और एफ और वी यही तो पूछा है, इसका गुणनफल किसके बराबर है, पावर, शक्ति। तो राइट आंसर आपका सी है। तो ऐसे डिराइव्ड करके भी पूछा जाता है रेलवे में, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। सिंपल सा प्रश्न था, पावर बताया उसने, हमको W अपॉन टी चाहिए। हमको W पता होता है क्या होता है, F इंटू डी अपॉन टी चाहिए, यही चाहिए। कितनी ऊंचाई तक बोल रहे, तो यही डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ऊंचाई मानेंगे जी, विस्थापन ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर है, बराबर हो, विस्थापन विस्थापन होता है। तो बल कितना लग रहा था, 40 न्यूटन, 160 वाट उसका शक्ति था। सर इसमें क्यों डिराइव किया, क्योंकि मुझे वर्क नहीं पता था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर न्यूटन दिया है, न्यूटन मतलब बल की वैल्यू दी है, तो बल के रूप में तोड़ दिया मैंने फॉर्मूले को। डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, समय मुझे दिया था 20 सेकंड तक, तो 20 से 2 बार में गया और 2 से ये 80 बार में गया, तो 80 बराबर डी, और ये ऐसा यूनिट में ही आंसर लेना, तो ये 80 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक सर, आपको एक्चुअल में कैसे पता कि 80 मीटर ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है न्यूटन आपका किस में मात्रक दिया है, ऐसा यूनिट, वॉट ऐसा यूनिट, सेकंड आपका ऐसा यूनिट। तो जब सभी चीज़ों को ऐसा यूनिट में दे दिया गया तो उसका आंसर ऐसा यूनिट में ही आएगा और आपका 80 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कभी आपको ऐसा लगे तो आप उसको कन्वर्ट करके ही रखना, बिना कन्वर्ट किए कभी भी आंसर नहीं लाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, जैसे 9वां और 10वां मैंने, 8वां और 9वां मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे है। आप इसको बनाकर बताइएगा कि शक्ति क्या निकल के आएगी, तो इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 20वां क्वेश्चन, कौन सा शक्ति का सूत्र है, ये बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, उसका IMP है, मोस्ट IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आप इसको ले सकते हो। तो ये जो पावर होता है, अभी आपको मैंने बताया था W अपॉन टी के फॉर्म में बताया था, F इंटू वी के फॉर्म में बताया सर, इसके अलावा और ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब V आप देखते हो, पावर देखते हो, P देखते हो, तो ये V इंटू आई होता है, क्या होता है, V इंटू आई होता है। और ओम्स लॉ से V बराबर होता है IR, क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो V की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करूँ तो और क्या हो जाएगा, IR इंटू आई, तो ये क्या बन गया, I स्क्वायर R। सेम अगर यहां से I की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। यहां पर अगर I की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये और क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 3 अलग अलग और फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में V स्क्वायर अपॉन R है तीसरा फॉर्मूला, तो ये तो सही है। V इंटू आई पहला फॉर्मूला तो होता ही है, ये I स्क्वायर R ये होता ही है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। तो ये 2 अलग फॉर्मूले थे, ये आपको याद रखना है। और ये इलेक्ट्रिसिटी में ये 3 फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, ठीक है। और मैंने इसका बताया था, वाट होता है, किलो वाट होता है, किलो वाट आवर, ये हम लोग पावर में पढ़ते हैं, बट ये बेसिकली ये कहलाता है एनर्जी का मात्रक। एनर्जी का ये होता है जिसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं बेसिकली ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिफ्रेंशिएट करके। वाट, किलो वाट, मेगावाट में बोल ले सकते हो इसको, हॉर्स पावर HP में ले सकते हो इसको, ठीक। तो ये सब याद रखना। वाट के रूप में ना ले, इस फॉर्म में ले तो इसमें बोल सकते हैं वोल्ट एम्पियर, क्या वोल्ट एम्पियर, एम्पियर VA, वोल्टेज का वोल्ट होता है, एम्पियर का, करंट का एम्पियर होता है, तो वोल्ट एम्पियर में भी इसका मात्रक होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, इसे नष्ट भी किया जा सकता है, न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही तो राइट आंसर है। एनर्जी को हम लोग ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना उसको बना सकते, ना नष्ट कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक, यही कहलाता है, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं निर्माण किया जा सकता। तो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे मैं खाया हूँगा तो केमिकल एनर्जी मिला होगा, केमिकल एनर्जी पचा होगा, पचने के बाद मेरे शरीर में पहुंचा होगा, और वापस से जब मैं बोल रहा हूँ तो पेशी मसल मेरे काम करे तो पेशी ऊर्जा में आ रहा है, और जब मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो पेशी ऊर्जा, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कन्वर्जन चलते रहता है।
यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, मतलब वायु प्रतिरोध मतलब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एयर किसी प्रकार से फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ला नहीं पा रहा है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए मतलब फ्रीली गिरते हुए किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक बोलते पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूं ना तो मेरे अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग उतना ही होगा जब मैं कहीं से कूदूंगा तो होगा। मतलब मान के चलो ये एक टेरिस था, छत था, इस छत से मैं कूदा यहाँ जमीन की ओर, तो यहाँ पर जब मैं खड़ा था तो मेरे अंदर जितना एनर्जी था, जब मैं कूदूंगा तो इस पॉइंट पर एनर्जी, इस पॉइंट पर एनर्जी, इस पॉइंट पर एनर्जी भी उतना रहेगा, जब मैं यहाँ पर गिरूंगा तो एनर्जी जितना रहेगा। तो हर एक पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक in terms of potential energy and kinetic energy always be constant। तो क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इसी दोनों के योग को, इसी दोनों के सम को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अगला, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है। तो रबर बैंड को जब ऐसे खींचोगे ना तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में होगी। तो मैं किसी रबड़ को ऐसे खींच कर रखा हूं तो मैं क्या करके रखूं, होल्ड करके रखा हूं, मतलब उसको स्थिर अवस्था में रखा। स्थिर मतलब उसके अंतर्गत स्थिर है, रुका हुआ है, तो स्थिति ऊर्जा आ जाती है। जैसे ही आप रबड़ बैंड को खींचने की बात करो, किसी नदी के पानी को बांध के रूप में बनाकर रखने की बात करो, रोकने की बात करो, किसी स्प्रिंग को टाइटली एकदम ऐसे चिपका कर रखने की बात करो, ये हर चीज में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को रोक कर रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और जैसे ही उसको छोड़ोगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसका फॉर्मूला होता है mgh और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसमें गति है तो वेलोसिटी आ जाता है, इसमें स्थिरता है तो केवल त्वरण, और आपका त्वरण बोलता हूँ हाइट बस आता है जहां पर वो रुका रहेगा वो, ठीक। तो ये ध्यान में रखना, यांत्रिक ऊर्जा ये दोनों का योग ही होता है। मसल एनर्जी क्या है, जब हम लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं तो वहां पर ये आता है। अगला, किसके खालिस्तान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, लिक्विड की, प्लाज्मा की, ठोस की, गैस की। स्टैटिक पोजीशन पर देखो भैया, अगर मैं किसी द्रव को कहीं पर रखा हुआ ना तो स्टेट ही रहेगा, वो ज्यादा मूव नहीं करेगा जब तक उसको मैं फूक ना मारूं, हवा ना मिले या उसको किसी ढाल पर ना छोड़ूं, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसमें कोई गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, मूवमेंट होगा, उससे पार्टिकल्स में नहीं होगा। प्लाज्मा ये तो और जमा हुआ अवस्था है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता, दोनों मूवमेंट ही नहीं है। सॉलिड में तो कोई भी मूवमेंट नहीं, आप सॉलिड को जब फेंकोगे तब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पानी को तो छोड़ दो तो भी वो थोड़ा बहुत बह जाएगा। लेकिन गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, इसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। हमारे चारों ओर अभी गैस है, इधर से उधर चल रहा है, देखना कहीं पर गैस लीक होता है, एलपीजी गैस लीक, लेकिन वो हमारे तक कैसे पहुंच जाता है, मूवमेंट उसका ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पाता है, इसलिए स्मेल आता है। लेकिन कहीं पर वहीं पर एल्कोहल गिर जाए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, एल्कोहल का या फिर पेट्रोल का स्मेल नहीं आएगा आपको बाहर गिरने से। आप वहीं पर 2 मीटर 5 मीटर की रेंज में तो आएगा, लेकिन गैस 100 मीटर दूर भी अगर गैस रिलीज ज्यादा मात्रा में होगी तो आपको आ जाता है। तो ये कारण है, ठीक है। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। तीनों चारों ये फॉर्म है, मैटर के फॉर्म है, पदार्थों की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, एक घर में एक माह में 900 गुना 10 की घाते 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इसकी इकाई में यह ऊर्जा कितनी होती है। इकाई मतलब यूनिट में पूछ रहा है, व्हाट इज दिस एनर्जी यूनिट। अभी मैंने बताया एक यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलो वाट आवर, इसमें पूछ रहा है। लेकिन सर इसको तो जूल में दिया है, तो यही तो बदलना है। कैसे बदलेंगे, जो 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, और ये 1 किलो वाट जो आवर होता है ना, ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। सर कैसे आता है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, क्या बताया था इसमें, पावर जो होता है ये होता है जूल पर सेकेंड, यही मैंने बताया था। ये वाट होता है, तो भैया वाट इंटू अगर मैं सेकंड कर दूं, सेकंड को उधर पक्षांतर कर दूंगा, तो वाट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, जूल नहीं हो जाएगा। तो वाट इंटू सेकंड, ये आवर को मैं सेकंड में चेंज कर दूं तो ये जब वाट इंटू सेकंड हो जाएगा, आवर को जब सेकंड में चेंज करूंगा तो वाट इंटू सेकंड होगा, तो ये जूल के बराबर नहीं आ जाएगा, आ जाता है। अब उसको मैं बता भी देता हूँ किस प्रकार से आता है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो करके आपको देता हूँ कि कैसे आएगा। देखो आएगा, ये वैल्यू कंफर्म है कि यही आएगा, ये आपको रट के रखना है। 1 यूनिट में 3.6 गुना 10 की घाते 6 जूल होता है, 0.6। किलो का मतलब होता है 1000 वाट, आवर का मतलब होता है 60 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर दूं 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है।
अब इसमें देखो कितना, ये 3 घात, ये 3 0 4 और 5, तो टोटल 10 की घाते 5 जीरो मैं लिख सकता हूँ, जीरो को हटा दिया, ये हो गया 6 छक्का 36, 36 गुना 10 की घाते 5, और ये कितना हो गया वाट सेकंड। तो वाट सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल बोलते थे, जूल हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 10 का गुना और 10 का भाग कर दूं, तो मैं गुना कर रहा हूँ उसको 10 की घाते और एक जीरो आगे तो 6 लिख सकता हूँ, और भाग को मैं 3.6 कर सकता हूँ। तो यही तो आया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो सर यही बस याद नहीं रख सकते थे क्या, 36 गुना 10 की घाते 5? अरे कर सकते थे, लेकिन वैज्ञानिक कब बनता है, जब ऐसे वो क्रिटिकल चीजों को पेश करे लोगों के सामने। मैं अपना दिमाग कब दूसरों को प्रूफ कर पाऊंगा, जब वो जितना सोच पा रहे उससे मैं थोड़ा सा और उसको सोचने पे मजबूर करूं, तब वो मेरे बारे में बोलेगा कि हाँ यार ये दिमागदार है, इसको ज्यादा आता है। तो क्रिटिकल करने का मेन कारण यही रहता है, ठीक है, कि वो थोड़ा लगे कि वो साइंटिस्ट है। और मेन क्रिटिकल करना ऑप्शन नहीं रहता, चीज़ों को छोटा करना होता है। तो देखो यहाँ 36 लिख रहे थे 0.6 करके, और वैल्यू को छोटा ला दिया, भले वो है अभी मेगा के रूप में ही है, 10 की घाते 6 मतलब मेगा, किलो के बाद मेगा आता है ना, मेगा के रूप में है, लेकिन हाँ ऐसे प्रूफ करना है, ऐसे प्रेजेंट करना रहता है। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है किसी भी चीज़ के पीछे। तो अब इसी को पूछ रहा है कि एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करो। भैया 10 की घाते 6 जूल को बोल रहा है, एक महीने में इतना एनर्जी खपत हुआ है, इसकी इकाई में ऊर्जा क्या होगी? तो इकाई के लिए मैंने बताया ना, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में 1 किलोवाट आवर होता है। तो भैया इसके अंतर्गत कितना किलोवाट आवर है, तो इसी को तो मैं भाग दूंगा तब पता चलेगा क्या। जैसे मैं बोलूं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा, तो बताओ 6 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करके लाते हैं कि नहीं लाते, लाते हैं ना, लाते हैं कि नहीं लाते। अब उल्टा इसी को पूछ दूं, मल्टीप्लीकेशन करने वाला छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर तो सर आप भाग दे रहे हो बोलोगे, ठीक, भाग के रूप में समझा देते हैं आपको, मैथ्स भी अच्छे से बता देते हैं। मैं आपको बोलूं 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर है, तो बताओ 6000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, तो कैसे निकालोगे। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो 6000 में कितने लीटर होंगे, तो आप लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो ना, लीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, आप इसको भाग देते हो। तो भाग दोगे तो ये 1000 ml को जब मैं इसमें से भाग दूंगा ना, तब मेरे को पता चलेगा 6 लीटर होगा। तो वैसे ही इतने जूल में, इतना जूल बराबर आपको पता है 1 यूनिट होता है, तो बताओ भैया इतना जूल बराबर कितना यूनिट होगा, उससे भाग दे दो। भाग दिए तो कितना आ जाएगा, ये 1 जीरो और बढ़ाते हैं, 10 मैं हटाता हूँ, तो 18 दूनी 36 गया, 18 पंचे 90, 00 2 बचा था, और काटूँ 250, 250 यूनिट आपका राइट आंसर हो। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने ज्ञान इसलिए दिया है क्योंकि एनटीपीसी या रेलवे की हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, समझना। अगला, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती, किसी से छुपा है क्या? ये सिंपल सी बात है, ये गतिज ऊर्जा, वायु की, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को थ्रू उसका क्या घूमता है, टरबाइन घूमता है, पंखे घूमते, पंखे से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो पवन की किस ऊर्जा का, पवन मतलब एयर, विंड, विंड की किस ऊर्जा का यूज करता है, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है, तो एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में किसके साथ, ऊंचाई के साथ। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका जो क्या बोलते हैं स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, कभी भी वेग के साथ नहीं बढ़ेगी। उसमें mgh इसका फॉर्मूला होता है, m मास, हर जगह मास तो समान ही होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज होती है, तो किसके साथ, ग्रेविटेशन एनर्जी बोल रहा था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान दिया क्या, ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या दिया, हाइट, तो हाइट के साथ ही ये चेंज होता है। तो 27वां का राइट आंसर होगा आपका H। वहां पर विस्थापन वगैरह दूरी वगैरह नहीं मारना है आपको, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होता है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव ना हमेशा एक ही एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। सर कैसे बोल दिए, कैसे बोल दिए कि काइनेटिक एनर्जी ही पॉजिटिव होती है, बाकी का सब नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल एनर्जी आपकी ऋणात्मक भी होती है, कब, जब आपका पावर इतना ज्यादा हो जाए कि पृथ्वी आपको खींच कर ना रख सके, तो आप बाहर चले जाओगे। जैसे कि कोई सैटेलाइट बाहर छोड़ा जाता है, रॉकेट बाहर जाता है, कब, इसकी वैल्यू को माइनस कर देता है अपने सापेक्ष में, अपने रिलेटिव में, रिलेशन में, ठीक है। तो इस कारण इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव नहीं बोल सकते। स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला ही mgh है। अगर मैं हाइट पृथ्वी के अंदर ले जाऊं ना, ये चेंज होने लग जाएगा, नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो सकता है। स्टैटिक एनर्जी, स्थिर अवस्था में जो एनर्जी होती है वही है, स्थिति ऊर्जा के बराबर इसको बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी, इसका ना हाफ mv स्क्वायर होता है। सर v वेलोसिटी कभी नेगेटिव होगा जी, ऐसा कभी आप सुने हो,
कि आप अब मैं माइनस की गति से चल रहा हूँ या अब माइनस की गति से गाड़ी चला रहा हूँ, भाई माइनस नहीं होता है, ये तो जीरो होता है, तो प्लस में कोई भी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। आप कम स्पीड से चल रही होता है तो ये पॉजिटिव वाला ही जब तत्व है तो कैसे कुछ चीज नेगेटिव हो सकता है। तो ये हमेशा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है, ध्यान में रखना क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? जो कमर्शियल यूनिट होता है ना ऊर्जा का, वो होता है आपका किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। व्यावसायिक ही तो है, बेचा ही तो जाता है एनर्जी को। आप घर में जो एनर्जी यूज कर रहे हो उसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये क्या होता है, व्यावसायिक यूनिट होता है। तो किलोवाट आवर इसका राइट आंसर होता है। अगला, इसको एक यूनिट या यूनिट भी बोलते हैं। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद में 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है और 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ये चार अलग अलग वैल्यू दी है, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्टैटिक एनर्जी और संवेग। सिंपल से चलते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कभी भी ना भाई आपके भार पर डिपेंड नहीं करता, आपके वेलोसिटी पर डिपेंड करता कि आपका वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या है एक्सेलरेशन। गतिज ऊर्जा आपके मास पर डिपेंड करेगी, लेकिन मास तो इसका फिक्स है, इसका 8 है, इसका 3 है, और जिसमें मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन हमको देखना है कि वेलोसिटी क्या दोनों की बराबर तो नहीं है, तो वो डिपेंड कर जाएगा। स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी में mgh, तो h पॉइंट पर आप 10 मीटर की हाइट पर क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी से सबसे पहले चालू कर लेते हैं। mgh एक का m1 है, g वैसी ही लगेगा, हाइट m2 gh। सर g तो समझ में आ गया, 10 मीटर की ऊंचाई पर बराबर हो सकता है, h कैसे बराबर, तो हाइट बोल दिया ना 10 मीटर बराबर, दोनों की 10 मीटर की स्थिति पर देखना है, तो ये दोनों तो बराबर हैं आपके। तो भैया m1 क्या था आपका 8 किलो था, ये 3 किलो था, तो किसका ज्यादा होगा जी? स्टैटिक एनर्जी 8 वाले का। हमको राशि समान होगा पूछा है, तो इसमें से किसी का सिमिलर नहीं हो सकता। मतलब स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी 10 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका कम है। सिंपल से पहले देख के बता सकते हो कि ये ज्यादा, लेकिन वेलोसिटी हमें अभी मालूम नहीं है क्या हो सकता है, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है v² प्लस 2as, गति के नियम से। मैंने आपको मोशन पढ़ाया हुआ। सर ये कैसे निकाल दिया? मुझे साफ दिख रहा था कि एक्सेलरेशन मुझे चाहिए होगा, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, तो एक्सेलरेशन मेरा g काम करेगा अभी। कौन सा वाला? क्योंकि ये नीचे की ओर गिर रहा है, किसी सर्टेन पॉइंट से नीचे गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो क्या काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो जी भले प्रश्न में नहीं दिया, लेकिन ये छुपा हुआ है, तो जी मुझे मालूम था, इसलिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए। हाफ 80 नहीं बताऊंगा, समय बोला ही नहीं है, तो समय कहाँ पर वैल्यू कहाँ से पुट करता, तो नहीं कर सकता था। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता था 10 मीटर की ऊंचाई तक नीचे आया है। प्रारंभिक वेग हमेशा हर किसी का शून्य होता है, अंतिम वेग v², तो प्लस 2 10 मान के चलता हूँ, गुना हाइट भी 10, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई तक आ गया बोला ना ये, तो v² बराबर कितना हो गया, ये 200, तो v बराबर क्या हो जाएगा 10√2। 10√2 आपकी वेलोसिटी हो सकती है। तो भैया 10√2 वेलोसिटी आ रही है, ये इसके लिए भी वही होगी, इसके लिए भी वही होगी। कैसे बोल सकते हो सर? कभी भी गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के भार पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो वेलोसिटी उसी तरीके से ये निकल कर आया है। तो मैं यहां पर अगर किसी एक 8 किलोग्राम की वस्तु के लिए भी वेलोसिटी बोलता यही आता, 3 किलोग्राम की वस्तु के लिए भी बोलता तो यही आता वेलोसिटी। समझ में आया? ये ध्यान में रखना। लेकिन सर एक साथ तो कभी भी नहीं गिरेगा, अलग अलग अगर द्रव्यमान का है तो गिरता तो एक साथ नहीं है। कारण वो होता है एक साथ न गिरने का, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। तो जो ज्यादा भारी वस्तु होता है ना वो एयर को इजिली काट पड़ता है, हल्की वस्तु नहीं काट पाती, इसलिए वो फ्लोट करते हुए गिरती है और भारी वस्तु सीधी गिर जाती, इसलिए समय में परिवर्तन आता है, लेकिन वेलोसिटी दोनों की समान होती है, ध्यान में रखना। आइडियल स्टेट पे, तो हम लोग आइडियल स्टेट लेकर चल रहे हैं। तो ये 10√2 इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, लेकिन इसका मास ज्यादा है तो इसकी संवेग भी ज्यादा होगी, तो ये भी बराबर नहीं हो सकते। गतिज ऊर्जा हाफ mv², सीधा से दिख रहा था mv², तो v तो आपने बराबर है बोल दिया सर, m1v2, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या m1 m2, तो m1 8 है, वो 3 है, तो कहाँ बराबर हो रहा है? नहीं होगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा। आंसर डायरेक्ट त्वरण ले सकते हैं। डायरेक्ट कैसे ले रहे हो सर? समझा ही दो, समझा देते हैं। आपका वेलोसिटी 10√2 था, 10√2 था, सब जगह मास आ रहा था, मास आ रहा था, मास आ रहा था। मास आने की वजह से क्या होता है, सब
अलग अलग आ रहे थे आंसर, लेकिन यहाँ पर मास है कि एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन में जब मास ही नहीं है तो किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल उसके वेग पर। तो वेग क्या है? वेग इसके लिए भी वही था जो इसके लिए था। तो जो वेग समान है तो हर सेकंड चेंज होने वाला जो वेग रहेगा वो एक समान ही रहेगा, और जब हर सेकंड चेंज होने वाला वेग समान है तो उसका त्वरण भी समान होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है? a=v/t। एकांक समय में वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, या वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आपका करेक्ट होगा, राइट होगा, ऑप्शन बी, त्वरण समान होगा। अगला, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? वजन और इसके स्थान पर। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? सीधी सी बात है, हाफ mv² मुझे मालूम था। तो द्रव्यमान पर और वेग पर काम करता है। द्रव्यमान और वेग कहां पर दिया देख लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मर्जी उसके बाद कुछ भी पूछ ले। आगे है, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है? किस गतिविधि में, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होगी? फटाके में विस्फोट, तो ये तो मैं ऐसे उछाल कर भी फेंक सकता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी फेंकने से भी आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। टॉर्च को ऑन कर रहे हैं, ये तो केमिकल एनर्जी है। ऑफ कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी। पेंडुलम का झुलना, पेंडुलम के ऐसे एक चीज को मैंने यहां पर रखा था स्थिर, उसके पेंडुलम को स्थितिज एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा मूव करने लग गया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, पेंडुलम का झुलना। पोटेंशियल एनर्जी से गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है। अगला, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग बोल रहा है, संवेग 3 गुना मतलब पी क्या होता है? mv होता है। अगर ये 3 टाइम हो रहा है तो क्या ये 3 टाइम नहीं होगा? तो इसमें 2 चीज आ रहा है, एक मास आ रहा है, एक वेलोसिटी। मास कभी भी चेंज नहीं होता, मैंने बोला। एक वस्तु, जैसे मेरा अभी 68 किलो का मास है, तो मेरा 68 किलो ही रहेगा, चाहे मैं दौड़ते रहूं, भागते रहूं, बैठे रहूं, तो ये चेंज नहीं होता। क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी अगर 3 गुना हो गई तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा भैया? हाफ mv² होता है, तो नया वाला क्या हो जाएगा? 3 गुना, तो 3 3 9, तो 9 हाफ mv² हो जाएगा, तो 9 गुना बढ़ जाएगा सीधा। वेलोसिटी में जितना भी चेंजेस करोगे उसके स्क्वायर के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो 3 गुना बढ़ रहा है तो 3 3 9 गुना बढ़ जाएगा, तो मूल मान का ये कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सर यही अगर 1/3 बोलता तो वेलोसिटी आपकी 1/3 हो जाती, और वेलोसिटी 1/3 मतलब उसका स्क्वायर 1/9, तो 1/9 गुना हो जाता। ठीक। अगला, यदि एक वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान कितना है? n गुना ही तो बोल रहा है, कितना बोल रहा है? वेग में 2 गुना, वेग 2 गुना हो गया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4v²। तो 4 टाइम्स बन गया ना ओरिजिनल वेलोसिटी का, तो 4 टाइम्स बढ़ गया तो उसका गतिज ऊर्जा भी कितना होगा? n गुना हो जाएगा। तो n मतलब क्या निकल कर आ रहा है? 4 गुना ही तो आ रहा है, 4 गुना ही तो आएगा आपका राइट। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु, वो n आपको गुमराह करने के लिए लिखा है, जितना गुना होगा वही उसका राइट आंसर, तो 4 गुना ही n के बराबर होगा। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नई रेखीय संवेग क्या होगा? लीनियर मोमेंटम बोले, केवल मोमेंटम बोले, एक ही चीज होता है। सिंपल सा चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना। 256 गुना हो रहा है बोल रहा, क्या काइनेटिक एनर्जी? अरे काइनेटिक एनर्जी 256 गुना हो रहा है मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी में ही तो परिवर्तन है, तो वेलोसिटी में परिवर्तन के कारण 256 गुना हो गया होगा, 256 टाइम्स हो गया होगा। कौन सी? पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, हाफ m तो ही रहेगा, ओल्ड वाला ये वाला 256 गुना हो गया। किस लिए हो गया? तो नया रेखीय संवेग, नया वाला रेखीय संवेग क्या होगा? मोमेंटम पूछ रहा है हमको, क्या होगा? ठीक है, हमको मोमेंटम से क्या मतलब? हमको तो चाहिए नया वाला वेग। वेग पता होगा तब मैं मोमेंटम बता पाऊंगा। तो ये हाफ mv/n² ले लो, न्यू। क्यों? क्योंकि वेग में ही चेंज आया होगा तब ये 256 गुना हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो कट गया सर, दिख रहा था, काट दो, ये कट गया, काट दो। आपको बोला था, मैं ही बना कर दिखा दे रहा हूँ, शायद कंफ्यूज हो जाते। तो 256, इधर क्या बचा है? v ओल्ड का स्क्वायर, इधर क्या बचा है? v न्यू का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाओगे तो 256 v ओल्ड आएगा का स्क्वायर बराबर v न्यू। तो v न्यू क्या हो जाएगा जी? 256 का 16 निकलेगा, v ओल्ड स्क्वायर का v ओल्ड निकलेगा, तो 16 गुना चेंज हो जा रहा है वेलोसिटी में, और 16 गुना वेलोसिटी में चेंज हुआ तब ये 256 गुना हुआ। और सिंपल सा आपका मैथ्स अच्छे से काम कर रहा होता तो 256 गुना इसीलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होता, तो वेलोसिटी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होता, ये तो क्यूब के फॉर्म में चेंज होता, तो हमेशा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा। तो 256 किसका स्क्वायर रूट निकलेगा? इसका 256 का 16, तभी तो 16 का स्क्वायर 256, तो 16 आप डायरेक्ट आंसर ले सकते थे।
अब डायरेक्ट आंसर 16 कैसे ले सकते थे, क्योंकि आपको मोमेंटम पूछा है और मोमेंटम क्या होता है mv, ये तो चेंज नहीं होगा, कभी यही होगा। तो कितना गुना चेंज होगा, 16 गुना, प्रारंभिक मांग का 16 गुना हो जाएगा। क्या मोमेंटम 16 गुना होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी 16 गुना हुई थी। अगला प्रश्न, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति से कर रही है, मतलब कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। अब ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इतना देर से मैंने समझा कर रखा है हर प्रकार की चीजों को, तो ये एकदम आसानी से आप बता लोगे। इसका 5, इसका 10 का वेट है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है, तो बताओ कि कौन सी गति तेज कर रही होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करके देखना, वेलोसिटी को 1 और 2 मानकर देखना, कौन सा गति तेज आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगले क्लास में मैं तो इसका आंसर दूंगा ही। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अगला, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, संकुचित मतलब कंप्रेस्ड स्प्रिंग, बहता हुआ जल, यही नहीं है भाई, जहां पर बहने वाला चीज हो गया वहां तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, स्प्रिंग बोलता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के आंसर होंगे। अगला, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर 2v हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 2v हो रहा है मतलब स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगा, 4 टाइम्स में बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पहले क्या थी E के थी, तो अब 4 E के हो जाएगी, ऑप्शन बी। 40वां, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। सिंपल सा चीज था, काइनेटिक एनर्जी बोला 120 जूल, फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, m कितना बोला 15 kg, क्या निकालने बोल रहा है, v स्क्वायर निकालने बोल रहा है। ठीक है, 15 8 120 होता है, 8 दूनी 16, 16 बराबर v स्क्वायर, तो v बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर इनवर्स नहीं लगा ना सेकंड के ऊपर में, ये वाला राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, पर सेकंड होता है, पर सेकंड मतलब सेकंड का पावर -1, ये सब भी छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगला, 11 kg की वस्तु जब भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, अरे ऊपर, जब भूमि से ऊपर है मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्म में देखो, m कितना दे दिया है 11, g कितना लेने बोल रहा है 9.8, हाइट कितना बोल रहा है 6, सिंपल सी बात थी, 11 से इसको गुना करते तो 11 88 99 और 107, 0.8 गुना 6, इसका मल्टीप्लिकेशन किया कितना है, इससे कर लो, 6 48 का 8.8 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा था, सिंपल से ही आंसर हो जाता। ये है इकाई का वैल्यू, यूनिट डिजिट देखकर आप आंसर ले सकते हो, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू में एक ही ऑप्शन में था, ये यही आंसर होता, 6 48 8 भी मैच कर गया। आगे कर लो, 4 था, 6 7 42 और 4 46 का 6, देखो अगला भी मैच कर गया, 4 यहाँ था 0 1 में 4 आता, 6 कम 6, यही आंसर है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न 42वां, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, ये मैंने आपको फोर्स वाले लेक्चर में पढ़ाया, जब संवेग संरक्षण पढ़ा रहा था तब ये मैंने बताया। तो जब भी भैया बंदूक और बुलेट से दागे जाएंगे तो बुलेट की गतिज ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होगी बंदूक से, क्योंकि बंदूक का वेट ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो ये बंदूक की तुलना में अधिक होती है, सीधा सा आंसर था। अगला प्रश्न, 12 किलोग्राम की वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो हाइट क्या होगी, mgh वाले फॉर्मूले से रख सकते हो, तो 43वां आप बनाकर बताइएगा कि क्या राइट आंसर आ रहा है, सिंपल सा आएगा। अगला, ऊर्जा से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अच्छा ठीक है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, फिजिक्स में तो पढ़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी है, सब्सटेंस है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, हाँ बिल्कुल सही है, तो सत्य नहीं है पूछ रहा, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू नहीं है, फॉल्स से बताना है, तो ये दोनों तो सही हो गए। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है और मापा जा सकता है, बिल्कुल, आप ट्रांसफर ही तो करते हो एनर्जी को और मेजर भी करते हो। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती नहीं, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो कभी भी किसी भी जगह पर जाकर वेस्ट नहीं होती, निर्वात में कहीं पर नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता निर्वात में जाती तो जब कोई भी पृथ्वी तक आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो निर्वात में ही फैल जाती, पृथ्वी तक क्यों पहुंच पाती, तो ये फैलता नहीं है, जहां पर उसको ट्रैवल करके जाना है, जहां तक ये पहुंच पा रहा है वहां पर ये खुद कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है ऐसा नहीं है, निर्वात रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ऐसा नहीं है। अगला, गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh इक्वल टू mgh, यही है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछे तो mgh ही आपको लेना है आंसर। साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होती है, स्थिति ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती नहीं,
स्थितिज ऊर्जा कैसे पेशी में होगा भैया? हमारे अंदर खा कर रखें तो स्थितिज ऊर्जा में थोड़ी, हो तो केमिकल एनर्जी है। आपने खाना खाया, वो आप किस में लिए? जो भी हमारे शाकाहारी वस्तुएं हैं, मांसाहारी भी वस्तुएं हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? घास फूस को खा रहे हैं। उसके अंदर घास फूस कैसे बनता है, या पेड़ पौधे में कैसे फल बनता है? केमिकल प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से, उसको हमारे शाकाहारी जीव खाते हैं, ठीक है। या फिर हमारा धान का जो बाली है, धान में जो फल लगा है, वो फल क्या है? धान का जो बाली, जो चावल बन रहा है, क्या है? फल ही तो है। कैसे बना है? फोटोसिंथेसिस से। तो इस कारण से होता है। तो इसमें पहले रासायनिक ऊर्जा हम खाते हैं तो वो आता है, तो उस शरीर ऊर्जा से पेशी में नहीं होता डायरेक्ट, पहले रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में, फिर ये गतिज ऊर्जा में। तो यही आपका राइट आंसर दिख रहा है। रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, देन फिर ये गतिज ऊर्जा में हमारे पैरों के द्वारा चेंज होता है। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में नहीं होता है, ठीक, क्योंकि साइकिल के रूप में पूछ रहा था, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। इसमें कौन सा समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं, खिड़की का कांच तोड़ सकता है, बिल्कुल तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, ठीक है, मतलब इसमें भी काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ चोट पहुंच रहा है, खिड़की को तोड़ रहा है, तो फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। क्या समान है? तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है। अगला, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही पहुंचाएगी। हवा पवन चक्की के फलकों को जला सकती, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है? तीव्र गति। किसी को लग सकता है कि तीव्र गति आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं, काइनेटिक एनर्जी उसके अंतर्गत है, इस कारण वो क्या कर रहे हैं? सभी कामों को कर पा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो कीजिएगा ही, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके बताया करो, क्वेश्चन के आंसर भी बताया करो, और कैसा लग रहा है ये सेशन उसको भी बताया करो। अगला, इनमें से कौन सी राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण? मास। मास, आप चंद्रमा में चले जाओ, समुद्र की गहराई में चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। अगला, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जब द्रव्यमान को मापते हैं ना, तो त्वरण आता है क्या? त्वरण के फॉर्मूले में आता ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। संवेग में आता है क्या द्रव्यमान? तो द्रव्यमान का मापन संवेग कहलाएगा कि नहीं? वो तो वेलोसिटी पर भी होता है, डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ही शून्य है तो मापन कर ही नहीं पाओगे। तो द्रव्यमान का मापन से संवेग भी आप नहीं बता सकते। स्पीड, उस पर आता ही नहीं है। जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये फोर्स होता है, फोर्स लगाते हो, अगर आपके द्रव्यमान के बराबर उस पर बल नहीं लगाया गया ना, तो आप में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इनर्शिया क्या है? अगर कोई रुका हुआ है तो रुका ही होगा, कोई चल रहा है तो चल ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही क्या है? इनर्शिया है। पहले लॉ में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के। तो ये द्रव्यमान के द्वारा इसको मापा जाता है इनर्शिया का। जैसे कोई बड़ा पिंड है तो उसको रोकने के लिए, अगर वो लुढ़क रहा है, ढूलना नहीं बोल सकते, लुढ़क रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या लगता है? ज़्यादा पावर लगता है। लेकिन एक छोटा सा गेंद है, उसको आप इजिली रोक पाओगे। तो किस कारण? गेंद का जो मास था कम था, बड़े से पत्थर का मास ज़्यादा था, तो वो इनर्शिया को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इससे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ये रेलवे के द्वारा पूछा गया, इसमें दिमाग चकराता है इस प्रश्न में। लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। सिंपल सा चीज है, द्रव्यमान क्या होगा जी? बताने वाली चीज नहीं, फिर भी बता देता हूँ। 200 न्यूटन इसका भार था। भार मतलब क्या होता है? mg। और ये न्यूटन क्यों लगाते हैं सर? वेट क्या होता है? बल के बराबर ही होता है, उतना ही बल लग रहा है। तो इसका बोल रहे द्रव्यमान ज्ञात करना, g को लेना 10, g को ले लिया 10, m निकालना है, ये था 200, 0 और 0 कैंसिल, तो क्या निकला? m बराबर 20। 20 क्या है? ये केजी में आएगा, पास्कल वास्कल में नहीं आएगा, केजी में आएगा, क्योंकि द्रव्यमान है और मास का ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी ही होता है। तो ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो कि वर्क, एनर्जी एंड पावर पर डिपेंड थे। सारे जो लॉजिकल क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं वो भी हम लोगों ने किए, थ्योरेटिकल कैसे करना उसको भी किया, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है। तो इस तरीके से हमने सभी तरीके के इसके क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। इस एक वीडियो से माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।